इस बार परिस्थिति थोड़ी बदली हुई है। पिछली बार मैं गया था झारखंड 2019 के चुनाव में, तब बीजेपी से नाराजगी कम थी रघुवर दास के सरकार से और उनके प्रति ज़्यादा थी लोगों में, और काफ़ी ज़्यादा थी, और गैर आदिवासियों में भी थी। आदिवासियों में जो था वो तो था ही, गैर आदिवासियों में भी नाराजगी थी। वो ट्राइबल नहीं ना, हाँ, वो ट्राइबल नहीं है, नहीं, नॉन ट्राइबल से भी नाराजगी थी उनको, रघुवर दास के उसको लेकर के तमाम तरह के आरोप थे, उनके व्यवहार को लेके, उनके उसको लेकर के बहुत सारे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि लोकसभा चुनाव में भी मैं गया था, मैं भाजपा के एक बड़े नेता के साथ गया था, और उनसे मिलने आए जो बीजेपी के लोग, वो बार बार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बदल दीजिए वरना विधानसभा मार जाएंगे। ये 2019 की बात है, और वो हार गए। और वो चुनाव जीएमएम और कांग्रेस तत्कालीन भाजपा सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे, और एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही थी, और मोदी जी ने बहुत मेहनत की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें से ज़्यादा नहीं जीत पाई। आदिवासियों का ज़्यादा मुद्दा है, जब पहली बार भाजपा सरकार बनी थी झारखंड में और बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो आदिवासियों का एक तबका, खासकर गैर संथाल आदिवासियों का, आदिवासियों को भी आप दो हिस्सों, संथाल आदिवासी और गैर संथाल, ये जो सोरेन हैं ये संथाल आदिवासी हैं, जो गैर संथाल आदिवासी है वो बाबूलाल मरांडी की वजह से भाजपा के साथ जोड़ने लगा था। लेकिन जैसे ही बाबूलाल मरांडी को हटाया गया और अर्जुन मुंडा को बनाया गया, और अर्जुन मुंडा के बाद फिर वो पूरा, और बाबूलाल मरांडी ने पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, ये सब हुआ, तो वो सारा छितर गया, वो सारी मेहनत बेकार हो गई, और आदिवासी फिर एक बार, और आदिवासी ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ नहीं रहा, ट्रेडिशनली नहीं रहा, कभी नहीं रहा ट्रेडिशनली, वो जीएमएम के साथ था। भाई शिबू सोरेन तो बाद में उन पर आरोप लगे, वो तो एक तरह से बिरसा मुंडा के बाद दूसरे सबसे सम्मानित नेता आदिवासियों में थे। बिरसा मुंडा तो भगवान माने जाते थे, ये गुरु जी माने जाते थे, ये तो दिशाम गुरु थे, तो आदिवासी उनके साथ थे। और पिछले चुनाव में आदिवासियों का एक मुश्त समर्थन हेमंत सोरेन को मिला था, और कांग्रेस भी ज्यादा बेहतर तरीके से पिछला चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी। इस बार एक तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और दूसरा बीजेपी ने अपने वो सारे कील कांटे दुरुस्त कर लिए जो पिछली बार सारे सही टिक बॉक्स किए हैं। और तो सबसे बड़ा ऑपरेशन तो चंपाई सोरेन और को तो सीता सोरेन तो पहले आ गई थी लोकसभा चुनाव से पहले, हालांकि अपनी सीट नहीं जीत पाई वो, लेकिन चंपाई सोरेन को लिया, तो अब कोल्हान बेल्ट पे कितना आयातित लोग कई बार बिल्कुल मिसफायर कर जाते हैं, मिसफायर कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन चंपाई, अब देखना ये है कि चंपाई सोरेन क्या भाजपा को मदद दिला पाएंगे, क्या सोरेन वोटों में जो संथाल आदिवासी हैं उनमें से मारी कर पाएंगे, या कहीं इसके रिएक्शन में कि भाई आपने जिस आदमी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया उसी को छोड़ के आप चले गए, कहीं इसके रिएक्शन में आदिवासी और ज्यादा ना एकजुट हो जाएं, ये भी एक संभावना है। देखिए राजनीति में संभावना हर तरह की होती है, कि आप याद कीजिए जब नीतीश कुमार को छोड़ करके जीतन राम मांझी आए थे, लेकिन 2015 में क्या हुआ था, जीतन राम मांझी जो है एनडीए के मंच पे थे, कोई कमाल नहीं कर पाए। ये कह सकते हैं लाइन में ट्राइबल वोट के बगैर बीजेपी वहां सरकार नहीं बना सकती, तो क्लियर है ना। ट्राइबल वोटों में सेंधमारी जरूरी है उसके लिए, ऐसा नहीं है ना। अगर नॉन ट्राइबल अगर आप पोलराइज कर दें तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि नॉन ट्राइबल भी उस रूप में पोलराइज नहीं हो पाता। अदरवाइज बीजेपी की एक स्टडी जैसे पिछले चुनाव में रघुवर दास को लेकर जब एंटी इनकम्बेंसी था, तो ये सही है कि रघुवर दास को लेकर पार्टी के भीतर बहुत नेताओं में नाराजगी थी, लेकिन प्रशासन उन्होंने बहुत अच्छा चलाया था। बीजेपी की रणनीति ये थी कि ट्राइबल वोट अगर उधर जा भी रहा है तो नॉन ट्राइबल हमारे साथ पोलराइज रहेगा, हम चुनाव जीतेंगे। वैसा हुआ नहीं। तो अगर इस बार भी अगर वो स्थिति रहती कि ट्राइबल उधर है और नॉन ट्राइबल आपके तरफ पोलराइज हो बीजेपी की तरफ, तो स्थिति अच्छी हो सकती थी, लेकिन वो है नहीं। तो सारे बांग्लादेशी घुसपैठ का सारा मुद्दा तो वो ट्राइबल्स को ही टारगेट करके, बिल्कुल इसीलिए कह रहे हैं कि क्योंकि इधर पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि ट्राइबल में आप सेंधमारी करें, एटलीस्ट इतना जाए कि 50-50% हो। और लोकसभा चुनाव में ऐसा नहीं हुआ है, तभी हाल में नरेंद्र मोदी फैक्टर के बावजूद आप लोकसभा चुनाव में उस काम को नहीं कर सके। तो ऐसे में हेमंत सोरेन जब उधर से हों, इतने मजबूत चेहरा ट्राइबल के, तो वो समझ सकते हैं आप बीजेपी के लिए इतना आसान मामला नहीं है। और बाबूलाल मरांडी हो, ये पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने प्रचार किया, वहाँ प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, सारे नेता, शिवराज सिंह चौहान और हेमंत विश्व लगे हुए। इंडिया गठबंधन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन सबसे बड़े प्रचारक हैं। इवन इतना राहुल गांधी और प्रियंका नहीं, ये तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी है, पता नहीं क्यों। कांग्रेस जो है वहां चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस का सारा फोकस या तो महाराष्ट्र में है या वायनाड में है, और कुल मिलाकर के सारा चुनाव सारा नहीं, महाराष्ट्र में भी है, ऐसा नहीं, महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र में झारखंड छोड़ दिया राहुल गांधी ने, छोड़ा नहीं है। राहुल गांधी गए झारखंड, मीटिंगें की है उन्होंने, लेकिन तुलनात्मक रूप से मैं बात कर रहा हूँ, जो प्रियंका गांधी ने भी वहां कैंपेन किया है, सिंगल डिजिट में रहेगी झारखंड में कांग्रेस, लेकिन जो है पूरा चुनाव हेमंत सोरेन के कंधों पर लड़ा जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन। तो ये भी तय होना है कि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता किस तरह इंडिया गठबंधन का फायदा करा पाती है। और इंडिविजुअल फेस के मामले में सौरभ, बीजेपी के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं जो कि हेमंत सोरेन को काउंटर मुकाबला कर सके। हाँ,
अर्जुन मुंडा देखिए लोकसभा चुनाव अपना हारे हुए हैं, बाबूलाल मरांडी उस तरह कोई फेस करिश्मा क्यों नहीं दिया बीजेपी ने? मतलब लोग कहते हैं बाबूलाल मरांडी अच्छे चेहरा है। हो हुआ सकते करते थे, वो पहले थे लॉन्ग लॉन्ग अब उसके बाद तो बहुत सारी परेशानियां, और बीजेपी के नेता उनको लेके बहुत परेशानी में रहते हैं इस लिहाज से कि जब बीजेपी छोड़ के वो गए तो बीजेपी के बहुत सारे लोग भी उनके साथ गए, जब वापसी हुई तो उन्होंने घर वापसी करा ली उनकी, और अब बीजेपी के जो मूल लोग रह गए थे उनके साथ उनकी प्रतिद्वंदिता चल रही है, और कहा जाता है कि बाबूलाल मरांडी कई मामलों में अपने लोगों के साथ भाई खड़े हैं। चुनना तो किसी को है, या मान लीजिए आपको मेजोरिटी आ जाती है तो इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। उसके बाद तो समझ ही सकते हैं ना कि किसी की लॉटरी निकल सकती है, कोई मनोहर लाल खट्टर हो सकता है, किसी के नाम की पर्ची कोई भी यादव हो सकता है, तो कोई ये हेमंत मणिलाल हो सोरेन सकता है। वर्सेस ऑल है। हेमंत सोरेन से नहीं हो सकता सर, झारखंड में जब चुनाव पर्यवेक्षक जाए केंद्र से, तो जैसे वसुंधरा जी ने पर्ची पड़ी थी वैसे बाबूलाल मरांडी पर्ची पड़े किसी की। नहीं तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मतलब इस चुनाव में एक चीज और ये ध्यान दीजिए ना कि तेजस्वी यादव उसी होटल में थे और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं, बिल्कुल ठीक है। मतलब कुछ चीजें ठीक है, अब चुनाव किधर जाएगा नहीं पता। और भारतीय जनता पार्टी जिसको कहें कि बिना ट्राइबल के ही छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार बनाती रही, यहां भी आती रही, तो इस बार क्या है कि उनको थोड़ा सा लग रहा है कि ज्यादा पोलराइजेशन उधर हुआ है, इसको समझिए। बड़ा अच्छा और नाम दिया ना। लंबे समय से जो मैं गुजरात से कह रहा हूं, गुजरात की वो बेल्ट जहां पर कभी नहीं जीत पाए जब एकदम चरम का दौर था, लेकिन वो काम उन्होंने किया। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भाजपा को बल देता है, लोकसभा में उनको सफलता नहीं मिली, एकदम दुरुस्त बात है। अब वो चाहते हैं कि, और ये जितने चेहरे हैं, आयातित चेहरों को लेकर हमेशा आशंका रहती है, लेकिन अगर अपनी एक सीट जीत रहा है, अपनी 2 सीट जीत रहा है, 81 की विधानसभा में 2, 4, 6, आप सोचिए अभी हम लोग हरियाणा पे चर्चा कर रहे थे तो वहां भी परिवारवाद की बात कर रहे थे। परिवारवाद में कोई कमी तो भाजपा आजकल कर नहीं रही, तो लेकिन क्या हुआ, वो अपनी अपनी सीटें वो लोग जीत गए, और यही लाभ हो जाता है। आयातित सर, ब्रेक ले लें। जैसे राव इंद्रजीत भाई आयातित थे, हाँ। लेकिन पूरा अहिरवाल जिताया ना उन्होंने, तो बेटी जो को अगर नेता जिताया, का जनाधार 3 है सीटें जिता भले दी। आयातित हो तो उसका फायदा मिलता है। तो ये हो जाएगा 23 तारीख को तय।